This is part 3 of NEET 2025 question series. The first question says आपके पास कोई एक सबस्ट्रेट गिवन है जिसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया जा रहा है और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने के बाद आपके पास ग्लाइकोक्सिल और सक्सिनल डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि एक्स क्या रहा होगा। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका ये होगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपको उन प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम इन प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो दिस ग्लाइकोक्सिल इज nothing but ethane 1,2-diol, right? That is CHO and CHO. This is glyoxal. So this is glyoxal. And succinyldehyde, succinic acid सबको ध्यान में होगा. So succinyldehyde भी सेम है, बस COH को हटा के CHO लगा देंगे. So this is actually CHO. Then we have CH2 twice and CHO, right? That is butane 1,4-diol. ये आपके पास आ जाएगा सक्सिनलडिहाइड। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है उस सी डबल बॉन्ड को हटा के आपको सी डबल बॉन्ड सी जनरेट कर देना और आपके पास प्रोडक्ट खुद ब खुद बन जाएगा। बेसिकली एक्स आपके पास जनरेट हो जाएगा कि क्या एल्कीन आपके पास रहा होगा। सो अगर मैं इसको इस फॉर्म में ड्रॉ कर दूँ, से दिस वे H and this is C double bond O H, right? And this is also C double bond O H. Then we have CH2 and C double bond O H. अब इन C डबल बॉन्ड C को बेसिकली ओजोनोलिसिस के बाद ये ऑक्सीजन आया होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इन ऑक्सीजन को रिमूव कर दूंगा और इन ऑक्सीजन की जगह पे C डबल बॉन्ड C जनरेट कर लूँगा। तो जब मैं C डबल बॉन्ड C जनरेट कर लूँगा, आप देख पाएंगे एक 6 मेंबर का रिंग आपके पास बनेगा। सो जो 6 मेंबर का रिंग आपके पास बनेगा, यू हैव दिस CH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड C बन जाएगा CH, दिस इज आल्सो डबल बॉन्ड CH, देन वी हैव CH2 एंड CH2। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो बेसिकली सबस्ट्रेट है, जो बेसिकली एल्कीन है। सो ये आपके पास जो जनरेट हुआ, दिस इज नथिंग बट साइक्लो हेक्सा 1,3-डाइईन। ठीक है, दिस इज साइक्लो हेक्सा 1,3-डाइईन। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपने एक्स जनरेट किया इस एक्स का ओजोनोलिसिस करके देख लीजिए। अगर मैं इस एक्स का ओजोनोलिसिस कर दूं, यहाँ से मैं बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा और यहाँ से मैं भी बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने पे ये वाला पोर्शन आपका ग्लाइकोक्सिल वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और ये जो दूसरा वाला आपके पास बनेगा ये सक्सिनलडिहाइड होगा। सो बेसिकली आपके पास जो एक्स रहा होगा दैट इज़ नथिंग बट साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइईन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट होगा, राइट? ओके, and this next question it says that del H and del U for both the reactions are related as, आपको del H और del U का रिलेशन पता करना है। so we know that del H is equal to del U plus del NG/RT, सिंपल सा रिलेशन, राइट? नाउ del H और del U के बीच में रिलेशन पता करने के लिए हमें सबसे पहले del NG फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो विल फाइंड del NG फर्स्ट। दिस del NG विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट गैशियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट गैशियस मोल्स। प्रोडक्ट में गैस का 1 मोल आपको देखने को मिल रहा है SO3 का, माइनस रिएक्टेंट में क्योंकि सल्फर सॉलिड में है तो सिर्फ O2 आपको गैशियस फॉर्म में दिखने को मिल रहा है, जिसका मोल आपके पास 3/2 गिवन है। सो ये आपके पास आ जाएगा -1/2, राइट? इस वैल्यू को पुट कर देंगे, सो विल हैव del H इज इक्वल टू del U प्लस, सो प्लस del NG की जगह पे मैं -1/2 पुट कर दूंगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1/2 RT and del H will be equal to del U and this 1/2 is nothing but 0.5, so minus 0.5 RT। so ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। so the option B is correct, del H is equal to del U minus 0.5 RT। सिंपल सा था। okay, in this question third it says that we have a solution of 1:4 मोल ratios of pentane is to hexane। ठीक है, so हमारे पास जो गिवन है that is moles of pentane is to moles of hexane which is 1:4। ये रेशियो मोल्स का दे रखा है हेक्सेन, पेंटेन और हेक्सेन का। उसके बाद बोल रखा है जो वेपर प्रेशर हाइड्रोकार्बन्स का है इसी पेंटेन और हेक्सेन का प्योर स्टेट में 20 डिग्री सेल्सियस पे वो है 440 mmHg एंड 120 mmHg। ठीक है, तो गिवन चीज़ें मैं फिर से लिख लेता हूँ। जो आपके पास वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट का, सो पेंटेन का जो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा राइट दिस वे
पी नॉट इज इक्वल टू, पेंटेन का आपके पास 120 गिवन है, सॉरी 440 गिवन है, राइट, दिस 440, और जो पी नॉट प्योर स्टेट में हेक्सेन का जो पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है दैट इज़ 120 mmHg। ओके, अब आपको ये पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताइए पेंटेन का कितना होगा वेपर फेज में। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नाउ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज दैट इज काई ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज में, इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज विल बी इक्वल टू पी पी नॉट ऑफ पेंटेन, दैट इज इसका जो प्योर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर जो प्योर स्टेट में होगा मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाई पी टोटल, टोटल सोल्यूशन का प्रेशर। ठीक है, फॉर्मूला रहेगा आपका अगर आपको वेपर प्रेशर कभी भी वेपर फेज में कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला बनेगा आपके पास कि आपको उसका पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में कितना था उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी मोल फ्रैक्शन से जो सोल्यूशन में होगा और डिवाइड कर देना है टोटल प्रेशर से। अच्छा, अब अपने पास मोल फ्रैक्शन भी गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स गिवन है दोनों के, और क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन सिर्फ पेंटेन का लगना है तो सिर्फ मैं पेंटेन का कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ पेंटेन विच इज़ 1 अपॉन total moles of solution, and total moles will be equal to 1 plus 4 that is 5। सो ये आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन सोल्यूशन में, अपने को वेपर फेज में कैलकुलेट करना है, राइट। अच्छा, इसके बाद टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए। सो अपने पास ए तो पेंटेन दे रखा है, सो ऑल राइट पी नॉट इंटू काई पी प्लस पी एच नॉट हेक्सेन का मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन दैट इज काई ऑफ एच। सो पी एस इज इक्वल टू पी पी नॉट, इसका जो पार्शियल प्रेशर दे रखा है वो है 440, सो दिस इज 440 मल्टीप्लाई बाई काई ऑफ पी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन जो अपने पास आ गया 1/5, राइट, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन। सो हेक्सेन का जो पार्शियल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 120, सो 120 मल्टीप्लाई बाई हेक्सेन का मोल फ्रैक्शन। सो हेक्सेन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5 क्योंकि इसके 4 मोल दे रखे हैं, विल बी इक्वल टू 4/5। सो पी एस विल बी इक्वल टू, इस सबको कैलकुलेट करने पे जो पी एस हमें देखने को मिलेगा दैट इज इक्वल टू 184, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो पी एस आपके पास 184 आ जाएगा, ठीक है। सो अपने पास पार्शियल प्रेशर भी आ गया, मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में कितना था वो भी आ गया, और टोटल प्रेशर भी आ गया। अब हम इजिली मोल फ्रैक्शन पेंटेन का कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर फेज में। सो इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। सो जो आपका पी पी नॉट था दैट इज़ 440, सो पी पी नॉट आपके पास कितना आ जाएगा, पेंटेन का 440 हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, सो 440 मल्टीप्लाई इसका मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में 1/5 था एंड डिवाइडेड बाई द टोटल प्रेशर, एंड टोटल प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया 184। सो इसको सॉल्व करने पे जो फाइनल आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद दैट विल बी इक्वल टू 0.478, 0.478 will be the correct answer, right? So option D will be the correct option basically. So this is very important formula, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी आपको गिवन देखने को मिल जाएगा, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, it says that the atoms with very high ionization energy first always have, अगर एटम्स का आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बहुत ज़्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस से बॉन्डेड होगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। दिस इज वेरी सिंपल, राइट। हायर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, सीधा सीधा सवाल था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंक्रीजिंग वेवलेंथ में आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, राइट। सो we know that this EMR spectrum, this electromagnetic spectrum आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। we have radio waves, then microwave, right, then IR, then visible, then we have UV, then we have X-ray, and then we have gamma rays, right। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का
अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा आपको, एंड दिस अरेंजमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। सो रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ आने पे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और वेवलेंथ घटेगा, सो लेमडा डिक्रीजेस, राइट। लेमडा का डिक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा लेमडा, सबसे ज़्यादा हायर वेवलेंथ के अगर आपको कौन रेडिएशन कोई देखने को मिलेंगे तो वो रेडियो वेव्स होंगे। सो इसको यहाँ पे हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन सा वाला सही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसने दिखा रखा है लास्ट ऑप्शन में एक्सरे का, सो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्सरे है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्सरे है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑर्डर दे रखा है, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम आईआर का होगा, उससे कम यूवी का और उससे कम एक्सरे का। तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, राइट। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज दैट ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज़ करना पड़ता है विच कंसिस्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर, राइट। The species which initiates the reaction, so it is basically asking you about the electrophile जो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। सो नाइट्रेशन के टाइम पे अपने को पता है कि जब नाइट्रेशन किया जाएगा सो वी यूज़ अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर विच इज़ नथिंग बट नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। वी हैव दिस वे, नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड आपके पास होगा दैट इज़ HNO3 एंड साथ में आपको सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिल जाता है। सो वी हैव दिस सल्फ्यूरिक एसिड, NCERT 11th में भी आपको देखने को मिल जाएगा। So this way H2SO4. Now this H2SO4 it behaves as a catalyst, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोटॉन डोनर एज वेल, क्योंकि एसिडिक भी होता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से ये जो नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन को खींच लेंगे और कुछ इस तरीके से आपके पास जो जनरेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। वी हैव दिस N डबल बॉन्ड O, दिस O एंड दिस इज OH2, ऑक्सीजन आयन बनेगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। प्लस साथ में यहाँ पे आपका कंजुगेट बेस देखने को मिलेगा दैट इज नथिंग बट HSO4 नेगेटिव, राइट। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज नॉट स्टेबल, सो क्या करेगा यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड को क्लीव करेगा हेटेरोलिटिकली, और क्लीव करने के बाद आपके पास NO2 पॉजिटिव बचेगा। सो वी लेफ्ट विद NO2 पॉजिटिव प्लस H2O। So these are the final products basically during nitration reaction, that is during the generation of electrophile जो NCERT पे गिवन रहता है मैकेनिज्म में। सो इन सब में ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हुआ, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली रिएक्शन को इनिशिएट करता है। सो द इनिशिएटर इज NO2 पॉजिटिव, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी दैट इज NO2 पॉजिटिव, राइट। ये सिंपल सा है, आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद the next is that the sum of oxidation numbers of all the carbon atoms in a benzaldehyde is, okay, so benzaldehyde में सारे कार्बन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम अपने को बताना है। सो लेट अस कंसिडर दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज x। सो हम मान के चलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का x होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान के चल लेते हैं। नाउ इस बेंजल्डिहाइड में अगर हम एक्सपोर्ट करके चलें, सो वी हैव 6 इंटू एक्स, 6 टाइम्स कार्बन, और ऑक्सीडेशन स्टेट में x मान के चल रहा हूँ, एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस हाइड्रोजन का 1 दैट इज़ 5 टाइम्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस कार्बन का फिर से x, प्लस हाइड्रोजन का फिर से 1, प्लस ऑक्सीजन का -2, दिस इज ऑल इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से मैं x कैलकुलेट कर लूँगा, सो x विल बी इक्वल टू, सो यहाँ से x कैलकुलेट करने पे आपके पास x का वैल्यू देखने को मिल जाए, x विल बी इक्वल टू -4/7। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, x आपके पास -4/7 आ जाएगा, ठीक है। सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होगा। सो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे। कार्बन आपके पास 2 टाइम प्रेजेंट है, सो वी हैव 6 इंटू एक्स प्लस एक्स, राइट, क्योंकि जो कार्बन आपके पास थी, कार्बन 2 टाइम प्रेजेंट है, दैट इज 6 टाइम्स कार्बन, एंड अगले में फिर से आपको 1 टाइम कार्बन मिल रहा है, सो 6 इंटू एक्स प्लस एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू -4/7 प्लस
-4/7। सो इसको सॉल्व करने पे आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू -4। सो -4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. It says that the ionic conductances of H positive and SO4 minus 2 are 350 and 80 Simon centimeter square equivalent inverse. ओके, सो आपके पास आयोनिक कंडक्टिविटीज़ दे रखी हैं, आयोनिक कंडक्टांस की वैल्यूज़ दे रखी हैं और आपको मोलर कंडक्टांस और इक्विवेलेंट कंडक्टांस कैलकुलेट करना है H2SO4 का. नाउ द प्रिटी सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टांस. सो हम क्या करेंगे बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस साइड पे. जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं वो ये है दैट लेमडा इक्विवेलेंट, जस्ट अ सेकेंड, लेमडा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is equal to n factor into lambda नॉट ऑफ इक्विवेलेंट, राइट. जब कभी भी आपको लेमडा मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करना है, दिस लेमडा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर किसका, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का आपका पूछ रखा है, multiply by the limiting equivalent conductance at infinite dilution. So we'll first find out the equivalent conductance and then we'll multiply this with the n factor of given electrolyte. We'll easily get the molar conductance value. Now lambda equivalent will be equal to the sum of ionic conductivities at infinite dilution, that is lambda naught of H positive plus lambda naught of SO4 minus 2, which is given in the question. So this will be equal to 350 plus 80, which comes out to be 430. So this 430 is the equivalent conductance at infinite dilution, right? Now, in order to calculate this molar conductance at infinite dilution, we'll simply multiply n factor with this value, with this equivalent conductance value, that is 430. Now we know that the electrolyte given in question is H2SO4 and n factor for H2SO4, which is a diprotic acid, a dibasic acid, is 2. So this will be equal to 2 multiplied by 430, which comes out to be 860, right? So equivalent conductance value is 430 and molar conductance value is 860. Okay. So correspondingly अब देख लेंगे जो पहले पूछ रखा है. तो पहले इक्विवेलेंट देख लीजिए, उसके बाद मोलर देख लीजिए. तो पहले इक्विवेलेंट 430 और फिर 860. सो 430 एंड 860. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट. ऑप्शन बी भी सेम था, बट ध्यान में रखना है आपको कि पहले कौन सा पूछ रखा है, उसी हिसाब से आप आंसर करेंगे. ओके. Now it says in the next question, it says that the hydrolysis product of PCl3. So memory based question है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर आप PCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं, राइट, वाटर के साथ इसको ट्रीट करवा के, रिएक्ट करवा के इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, इट विल जनरेट फास्फोरस एसिड. सो बेसिकली ये जनरेट करेगा H3PO3 प्लस साथ में HCl. दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स. सो ये फास्फोरस एसिड को जनरेट करेगा, फास्फोरस एसिड. ओके, एक और चीज़ यहीं पे मैं साथ में लिख लेता हूँ, क्योंकि इसने PCl3 पूछ रखा है, बट मैं PCl5 भी साथ में लिख लेता हूँ. अगर आप PCl5 का हाइड्रोलिसिस करेंगे इन अ सिमिलर फैशन, अगर आप PCl5 का हाइड्रोलिसिस करें तो इस टाइम पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ H3PO4. इस टाइम पे आपके पास ऑर्थोफास्फोरिक एसिड जनरेट होगा, राइट. और PCl3 के केस में जब PCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा देन H3PO3 जनरेट होगा. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H3PO3 एंड HCl, ऑप्शन सी. Option C will be the correct option, right? Okay. In this next question, we have SN2 reaction. ठीक है, SN2 reaction आपके पास given है. फर्स्ट स्टेप में आपके पास मिथाइल आयोडाइड को OH नेगेटिव के साथ ट्रीट कर रहा है और आपके पास मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है. और सेकेंड में आपका मिथाइल क्लोराइड के साथ सेम रिएक्शन करवा रखा है. पहले रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 है और दूसरे रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K2 है. और आपको बोल रखा है कि अगर सिमिलर आइडेंटिकल कंडीशंस में रिएक्शन करवाए जाएं तो इनमें से रेट कांस्टेंट्स का करेक्ट रिलेशनशिप क्या बनेगा, ठीक. दिस इज़ प्रेटी सिंपल. अब देख सकते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन में मिथाइल आयोडाइड गिवन था और सेकेंड रिएक्शन में आपका मिथाइल क्लोराइड गिवन था. नाउ वी नो दैट दिस I इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू Cl. दिस इज बेटर Lg, दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन
Cl. सो I जब भी आपका रिएक्शन में प्रेजेंट होगा और दोनों के दोनों सबस्टेट आप देख पा रहे हैं, दोनों के दोनों सबस्टेट 1 डिग्री के हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो SN2 का रेट होगा, जो SN2 का रिएक्टिविटी रेट होगा, जो ऑर्डर होगा, दैट इज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, राइट. अब क्योंकि दोनों के दोनों सबस्टेट सेम हैं, 1 डिग्री के हैं, तो उस टाइम पे आप देखेंगे लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे. सो आई बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये हटने के बाद भी, सबस्ट्रेट से रिमूव होने के बाद भी स्टेबल होता है, काफ़ी काफ़ी स्टेबल देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू Cl. सो दैट इज़ वाई जहाँ पे भी आपका आई प्रेजेंट था वो वाला रिएक्शन फास्ट होगा, और वो वाला रिएक्शन अगर फास्ट होगा, सो इन दिस केस रेट इज़ हाई, and if rate is high, so the measure of that rate is basically in terms of rate constant, that is measured in terms of rate constant. So that means rate constant भी high होगा. So आपका जो K1 होगा that is very much high as compared to K2, क्योंकि K1 आपका आयोडीन के लिए है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, K1 is greater than K2. Okay, in the next question it says that the number of moles of oxygen required for the complete combustion of 1 mole of butane. सिंपल सा, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. आपको अब 1 मोल ब्यूटेन का कंबशन करना है. वी नो दैट ब्यूटेन इज C4H10, राइट, प्लस O2. अब अपने को नहीं पता O2 कितना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको बैलेंस कर सकते हैं. सिंपल सा बैलेंसिंग है. सो वी नो दैट ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन द बाई प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद सम एनर्जी. साथ में आपका एनर्जी भी निकल जाता है. H नेगेटिव एक्सोथर्मिक होता है ऑलवेज, ठीक है. अब आप कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे तो ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा. सो अपने को पता है कि कार्बन 4 है और हाइड्रोजन जो आपके पास 10 हैं, H2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा. सो अब मैं ऑक्सीजन को काउंट करूंगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 एंड 4 2 8. सो 5 and 8 13. सो विल पुट 13 अपॉन 2. क्योंकि मैं 13 लिखूंगा तो आपका ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो 26 हो जाएंगे. सो हमें हाफ करना पड़ेगा. सो दिस इज बेसिकली 13/2. सो 13/2 मोल आपको ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको 1 मोल ब्यूटेन का जलाना है. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, दिस इज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन. आपके पास एक सबस्ट्रेट गिवन है और इस सबस्ट्रेट का नाइट्रेशन किया जा रहा है, ठीक है. इस सबस्ट्रेट का नाइट्रेशन कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट बता देना है, ठीक है. आप ध्यान में रखेंगे, अगर ये सबस्ट्रेट को आप ध्यान से देखेंगे तो सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. फिर वी हैव टू बेंजीन रिंग्स विच इज़ बेसिकली बाइफिनाइल, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल आपके पास है, एंड वी हैव दिस मिथिल ग्रुप एंड दिस Cl ग्रुप. ओके, अच्छा, जो बाइफिनाइल आपके पास गिवन है, इस बाइफिनाइल में एक साइड पे मिथाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट है और दूसरी साइड पे आपका Cl प्रेजेंट है. अब आपको नाइट्रेशन करना है. सो नाइट्रेशन आप NO2 पॉजिटिव ऐड करना चाह रहे हैं, बेसिकली NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना चाह रहे हैं. सो आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं, सॉरी, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नाउ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का जो रेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिंग एक्टिवेटर्स, राइट. Now among this CH3 and Cl group, this CH3 is a ring activator, so it's a very good ring activator, though not that much stronger, but as compared to Cl, this is a good activator, whereas this Cl is partial deactivator, so it is a weak activator. So it is a weak activator, it's a weak ring activator, right. And this Cl is, this is partial deactivator, partial deactivator because of its strong minus I effect, right. अच्छा, क्योंकि CH3 आपका जो पार्शियल डीएक्टिवेट, क्योंकि CH3 बहुत अच्छा एक्टिवेटर होगा, सो ये डिसाइड करेगा फेट ऑफ रिएक्शन को, राइट. नाउ CH3 जो कि एक्टिवेटर होगा, सो इट इज बेसिकली OP डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. नाउ सिंस द पैरा पोजिशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय एन अदर बेंजीन रिंग, बाय अनदर फिनाइल रिंग, सो अभी आपके पास जो पोजीशन अवेलेबल होगा दैट इज ओनली द ऑर्थो पोजीशन. सो यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन आपको देखने को मिलेगा दैट इज दिस पोजीशन इज अवेलेबल और दिस पोजीशन इज अवेलेबल, ठीक है. इनमें से आपके पास दोनों पोजीशंस अवेलेबल हैं, तो आप कहीं पे भी इन दोनों पोजीशंस में से नाइट्रेशन करवा सकते हैं. कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपका देखने को मिल जाएगा. दिस में वी हैव दिस Cl, दिस CH3, और नाइट्रेशन करने के बाद आपका NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा. अब प्रोडक्ट में जिस हिसाब से जोड़ रखा है आपके ऑप्शंस में वैसे ही जोड़ दीजिएगा. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में NO2 ग्रुप, राइट, इस ऑर्थो पोजीशन पे. ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में. देखिए ऑप्शन सी में नाइट्रेशन करवा रखा है और इस CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जोड़ रखा है. सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है कि करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्पॉन्टेनियस एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस। अच्छा, एक चीज़ तो क्वेश्चन में खुद गिवन है, दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दिस एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो आपको ये बोल रखा है कि अगर आप किसी गैस को एड्जॉर्ब कर रहे हैं, सो लेट्स से कोई सरफेस आपके पास ये प्रेजेंट है और इस सरफेस पे आपका गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो आप किसी सरफेस पे एड्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इस गैशियस मॉलिक्यूल्स को किसी सॉलिड सरफेस पे एड्जॉर्ब करेंगे तो बेसिकली इनका रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो रैंडमनेस डिक्रीजेस, राइट। और रैंडमनेस डिक्रीज होने का मतलब है आपका एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा। सो देयर इज एंट्रोपी डिक्रीज, सो डेल एस डिक्रीजेस, ओके। अब क्योंकि रिएक्शन आपका या एड्जॉर्प्शन आपका स्पॉन्टेनियस है, जो सवाल में ऑलरेडी बता रखा है, सो दैट मीन्स डेल जी इज नेगेटिव। नाउ वी नो दैट फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ओके। सो डेल जी तो आपका नेगेटिव आना चाहिए, और जो आपका डेल एस आ गया, सॉरी इसको मैं चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड, दिस इज टी डेल एस बेसिकली, राइट, टी डेल एस। अच्छा, जो आपका डेल एस है वो तो आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। सो इफ डेल एस इज नेगेटिव, तो दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव, ये फॉर्मूले का जो नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव बना देगा, बट अपने को डेल जी नेगेटिव चाहिए। सो फॉर दैट दिस डेल एच मस्ट बी वेरी मच नेगेटिव एज कम्पेयर टू डेल एस। सो ये भी आपका होना चाहिए नेगेटिव, सो दिस इज हाईली नेगेटिव, डेल एच भी नेगेटिव होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दिस डेल जी नेगेटिव। सो बेसिकली आपका डेल एस भी नेगेटिव होगा और डेल एच भी नेगेटिव होगा, राइट। सो इन सब ऑप्शंस को पढ़ते हुए आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, इस सेकेंड ऑप्शन में डेल एस को नेगेटिव बता रखा है और साथ साथ में आपका जो डेल एच है दैट शुड बी हाईली नेगेटिव। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन ऑर्डर टू मेक द डेल जी नेगेटिव। सो एज टू मेक दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, दिस डेल एस इज नेगेटिव ऑलरेडी एंड दिस डेल एच इज हाईली नेगेटिव एज वेल, ठीक है। और ये नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जब एड्जॉर्प्शन होगा तो जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे डेवलप काइंड ऑफ इंटरेक्शंस और विद दैट सरफेस, जिस सरफेस पे वो एड्जॉर्ब होगा उस सरफेस के साथ वो इंटरेक्शन डेवलप करेगा, दैट इज़ वाई इसका एंट्रोपी डिक्रीज करता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। सो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, सो राइट डाउन ओवर हियर वी हैव दिस टेट्रा हाइड्रोक्सो, दिस इज बेसिकली टेट्रा एक्वा जिंक, राइट, +2। तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव atomic number. So this effective atomic number is very simple, is equal to the sum of electrons of central metal atom. Central metal atom आपके पास जिंक है और जिंक के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिंक के जो टोटल इलेक्ट्रॉन, नॉट वैलेंस, जिंक के जो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे दैट इज 30, राइट। वी हैव 3d10 4s2, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 30 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो लिगेंड आपके पास प्रेजेंट है, लिगेंड्स का हैप्टासिटी 2 होता है, सो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। वाटर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड होता है, एक लोन पे डोनेट कर देता है, तो इसके पास 2 होते हैं बट डोनेट एक ही करता है। सो कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करेगा आपको सम करना है। सो 30 + 4, जो 4 लिगेंड आपके पास प्रेजेंट थे और एक लिगेंड 2 डोनेट कर रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 × 2, राइट। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, सो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करने पड़ेंगे, सो -2। सो दिस इज इक्वल टू 30 + 8 - 2, which is nothing but 38 - 2, which is 36, right. So the effective atomic number becomes 36. So इसका effective atomic number 36 आपको देखने को मिल जाएगा. So correct option is option D. Okay. The next question says that the increasing order of carbocation stability. तो बहुत सिंपल सा है, सामने सामने आपको देखने को मिल रहा है, जो आपके पास टर्ट ब्यूटाइल है, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, राइट. टर्ट ब्यूटाइल इज वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू आइसोप्रोपाइल. Propyl, this is basically directly proportional to hyperconjugation or hyperconjugating structures +H and also directly proportional to +I, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव ही ऑपरेट हो सकता है, रेजोनेंस ऑपरेट नहीं हो सकता. तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका 4, 3, 2 and 1, राइट. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज we have list 1 and list 2. The amino acids are given and we have to match these amino acids with their characteristics. इनके करेक्टर्स को देखते हुए इनको मैच करना है. तो पहला आपके पास एसिडिक अमीनो एसिड दे रखा है. अब आप ध्यान से देख सकते हैं जो एसिडिक, इन सब में आपको एक ही एसिड देखने को मिल रहा है,
दैट इज एस्पार्टिक एसिड। सो आपका एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड, राइट। सो पहले का आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड ना। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको ध्यान में होगा, जो इजीली आप पता कर सकते हो, है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। सो अमंग 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स, द ओनली अमीनो एसिड दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और दैट इज ए कायरल इज ग्लाइसिन, राइट। सो आपका जो 4 है वो मैच कर जाएगा ग्लाइसिन के साथ। ओके। उसके बाद बेसिक अमीनो एसिड्स। अच्छा, बेसिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरीज में आप कुछ अमीनो एसिड्स जनरली पढ़ते हैं, दैट इज लाइसिन, अर्जेनाइन। सो अर्जेनाइन भी आपका और हिस्टडीन भी आप पढ़ते हैं बेसिक में। मैं बेसिक वाले लिख देता हूँ। जो आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बेसिक अमीनो एसिड्स आपके, लाइसिन आ जाता है, हिस्टडीन आ जाता है, एंड अर्जेनाइन आ जाता है। ओके। सो आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। तो इससे आप मैच कर लेंगे अर्जेनाइन। से बेसिक अमीनो एसिड से हम मैच करेंगे अर्जेनाइन को। और उसके बाद आपके जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें हेटेरो एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक आपका इसमें पूछ रखा है वो है सिस्टीन। सो रिमेंबर दिस दैट सिस्टीन कंटेन सल्फर। सो सिस्टीन के अंदर सल्फर आपका प्रेजेंट होगा। सिस्टीन अमीनो एसिड्स में आपका सल्फर प्रेजेंट देखने को मिल जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसके साथ मैच कर जाएगा। सो इसको ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं, ठीक है। खुद भी आप मैच कर सकते हैं ऑप्शंस को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स पूछ रखा है कि एक्स क्या बनेगा। सो बेसिकली आपके पास सबस्ट्रेट में एनालिन गिवन है। सो वी हैव दिस एनालिन, और इस एनालिन को पहले स्टेप में ट्रीट किया जा रहा है सोडियम नाइट्रेट एंड HCl के साथ, बेसिकली डायजोडाइजेशन, राइट। सो NaNO2 plus HCl, nothing but diazotization. This NH2 group get converted into diazonium group. So we have N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड आफ्टर दिस इसको ट्रीट किया जा रहा है इथेनॉल के साथ, CH3 CH2OH, ठीक है। सो बेंजीन का रिडक्शन हो, इस डायजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने के बाद ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो NCERT का पूरा रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सो आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपको ध्यान में होगा दिस कैन आल्सो बी डन, same thing, this same process, this same conversion can also be done by using H3PO2, right, or we can also make use of DMF. so 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स को बेंजीन में रिड्यूस कर सकते हैं। आप इथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे बाई प्रोडक्ट आपका इथेनॉल देखने को मिल जाता है। आप H3PO2 का यूज़ कर सकते हैं, आप DMF का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बेंजीन। ओके। सो इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपको लेविस एसिड कैरेक्टर बताना है बोरॉन हैलाइड्स का। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। जब आप बोरॉन हैलाइड्स की बात करोगे, सो लेट्स से मैं यहाँ पे BF3 बना लेता हूँ। दिस इज BF3, ओके। और सिमिलर फैशन में मैं लास्ट वाला एंड वाला सिर्फ आपको बना देता हूँ, दैट इज़ BI3। अब इन दोनों में अंतर ये होगा कि जो आपका BF3 है, बोरॉन और फ्लोरीन के जो बॉन्ड लेंथ होंगे वो बहुत कम होंगे, और जो बोरॉन और आयोडीन के बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज ऑफ नॉन इफेक्टिव ओवरलैप बिटवीन बोरॉन एंड आयोडीन, राइट। अच्छा, ये जो आपके पास फ्लोरीन साथ में प्रेजेंट होगा, दिस फ्लोरीन कंटेन लॉन पेयर, दिस फ्लोरीन कंटेन 3 लॉन पेयर। इस पर बहुत खूबसूरत से 3 लॉन पेयर आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली इस फ्लोरीन पे भी आपको 3 लॉन पेयर मिलेंगे, और नेक्स्ट वाले पे भी आपको 3 लॉन पेयर मिलेंगे। और जो आपका बोरॉन है, क्योंकि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन, दिस बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज, सो इट कंटेन एम्प्टी p ऑर्बिटल। क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सो इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल, इट बेसिकली बिहेव एज लेविस एसिड्स। नाउ लेविस एसिड तो ये होगा, बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक और फिनोमेना आपको साथ में देखने को मिलेगा, और वो फिनोमेना होगा आपका पाई बैक बॉन्डिंग का। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो फ्लोरीन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, सो ये डिस्टेंस कम होने की वजह से बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, ये कम होगा, जिसके कारण फ्लोरीन के ये लोन पेयर अब इस बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट हो सकते हैं। सो देयर इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज पाई बैक बॉन्डिंग, देयर इज पाई बैक बॉन्डिंग। सो पाई बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा, और इस पाई बैक बॉन्डिंग के कारण आप ये देख पाओगे कि जो आपका ये
बोरॉन का जो डेफिशिएंसी होगा वो ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पाई बैक बॉन्डिंग के कारण जो आपका बोरॉन का डेफिशिएंसी है वो ओवरकम हो जाएगा, राइट। लेकिन इस वाले केस में जो बोरॉन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल है और ये जो आयोडीन के ऊपर लोन पेयर आपको देखने को मिलेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इफेक्टिव पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाता, ठीक है। सो यहाँ पे आपका पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जिसके कारण इसका पी ऑर्बिटल स्टिल अवेलेबल, दिस इज स्टिल अवेलेबल। और बी एफ थ्री के केस में ये जो पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल का डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक ओवरकम कर दिया साथ वाले फ्लोरीन ने पाई बैक बॉन्डिंग बना के, ठीक है। लेकिन बी आई थ्री के केस में बोरॉन और आयोडीन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण आयोडीन अपने लोन पेयर बैक डोनेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बोरॉन का जो पी ऑर्बिटल था वो अभी भी एम्प्टी प्रेजेंट है, और इसकी वजह से इसमें लेविस एसिड कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ ये है, मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि अगर सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम में आपका पाई बैक बॉन्डिंग बढ़े, अगर सराउंडिंग से सेंट्रल में पाई बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़े, तो इसकी वजह से आपका लेविस एसिड कैरेक्टर घटता है, सो लेविस एसिडिटी डिक्रीजेस। और यही केस अगर उल्टा हो जाए कि आपका सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ डोनेशन बढ़े, तो उसकी वजह से जो आपका लेविस एसिड कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है, बट अभी लेविस एसिड कैरेक्टर घटेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी आई थ्री सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद बी बी आर थ्री, उससे कम बी सी एल थ्री, और उससे कम बी एफ थ्री। सो इनका करेक्ट लेविस एसिड कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ब्रोमिनेशन करना है, ओके राइट। सो आपके पास जो गिवन सबस्ट्रेट है आपको उसका ब्रोमिनेशन करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके आपके पास बेंजोफिनोन गिवन है, सो वी हैव दिस बेंजोफिनोन, और इस बेंजोफिनोन का आपको ब्रोमिनेशन करना है। सो विल ट्रीट दिस विद बी आर थ्री एंड एफ ई बी आर थ्री, लेविस एसिड कैटलिस्ट साथ में लगा देते हैं। अच्छा, काफ़ी सिंपल सा है, आप देख पाएंगे कि आपके पास दो बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका ये फिनाइल रिंग है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में प्रेजेंट था, और आपको नेक्स्ट वाले फिनाइल रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करना है। आप किसी भी एक फिनाइल रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो आपका इस फिनाइल रिंग पे दिस दिस हैज़ टू बी सब्स्टिट्यूटेड, तो इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो आप देख पाएंगे जो आपके पास ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट इज़ बेंजीन और साथ में सी डबल बॉन्ड ओ, तो कीटोनिक ग्रुप है, एंड दिस इज नथिंग बट रिंग डीएक्टिवेटर। कार्बोनाइल ग्रुप है, एंड कार्बोनाइल ग्रुप इज रिंग डीएक्टिवेटर, सो अगर रिंग डीएक्टिवेटर होगा सो दिस इज मेटा डायरेक्टर, राइट। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर रिंग डीएक्टिवेटर होगा तो मेटा डायरेक्टर होगा। सो बेसिकली ब्रोमिनेशन करने पे जो आपका बी आर जुड़ेगा वो मेटा पोजिशन पे आपका अटैच हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके से वी हैव दिस सी डबल बॉन्ड ओ एंड अनदर फिनाइल रिंग, और इस नेक्स्ट वाले फिनाइल रिंग के मेटा पोजीशन पे आपका ग्रुप जुड़ जाएगा। सो मेटा यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप दोनों तरीके से चल सकते हो, तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। सो दिस मेटा पोजीशन विल गेट ऑक्यूपाइड बाई बी आर, सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अब ऑप्शन भी आप चेक कर लीजिएगा, हाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी में इस कार्बन के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे अटैच कर रखा है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। Now in the next question it says that we have to identify X and Y. So we are basically provided with a cyclic compound which contain ester as well as ketonic groups. अब ध्यान से अगर इस substrate को examine करें, substrate is this way, where we have this double bond O, this O and this double bond O. So basically ये जो portion आपके पास given है, this is ester, right? Cyclic ester, this is cyclic ester. एंड दिस इज कीटोनिक ग्रुप, ये आपके पास कीटोन प्रेजेंट है। अच्छा, अब दो तरीके से इसमें रिडक्शन करवा रहे हैं। पहला तो इसने कर रखा है कि आप LiAlH4 का यूज़ कर लीजिए, सो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा लीजिए। नाउ दिस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस एस्टर, सो ये एस्टर्स को भी रिड्यूस कर देगा एज वेल एज कीटोन्स, सो कीटोन को भी रिड्यूस करेगा और एस्टर्स को भी रिड्यूस करेगा, और दोनों को रिड्यूस कर देगा आपके एल्कोहल्स में, ठीक है। सो अगर आप रिडक्शन करेंगे तो आप ये देखेंगे दैट दिस सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ है,
ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, सो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड दिस C डबल बॉन्ड O, एस्टर का जो C डबल बॉन्ड O है, ये भी आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में यहाँ से जो आपका O है इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये भी OH में कन्वर्ट हो गया। सो बेसिकली आपका ये जो आपका एस्टर ग्रुप था, साइक्लिक एस्टर ग्रुप था, इसको हमने ब्रेक करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। सो बॉन्ड क्लीवेज भी होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, और साथ साथ में आपका यहाँ पे एक H अटैच कर दीजिए और यहाँ पे आपके 2 H अटैच कर दीजिए, और ऊपर ऑक्सीजन के साथ में एक और हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। सो दिस विल बी OH एंड दिस विल बी CH2OH, से आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब सेकंड में आपको ये बोल रखा है कि अगर आप NaBH4 का यूज़ कर लें, सो दिस NaBH4 इज़ अ माइल्ड reducing एजेंट, इट reduces ketones बट इट इज़ अनेबल टू रिड्यूस एस्टर्स। सो एस्टर्स का रिडक्शन नहीं कर पाएगा, बट इट कैन रिड्यूस केटोन्स ओनली। सो केटोन्स को रिड्यूस कर पाएगा। सो सिर्फ आपको केटोन को रिड्यूस करना है। सो आपके पास जो रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव दिस O डबल बॉन्ड OSE एंड दिस इज OH। सो आपने केटोन्स को रिड्यूस करके 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, बट आपका जो एस्टर्स था वो रिडक्शन, उसका रिडक्शन नहीं हो पाया, राइट। सो ये आपके पास X होगा और ये आपके पास Y प्रोडक्ट होगा, ओके। सो आप ऑप्शंस के साथ मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। मैं करेक्ट वाले इनकरेक्ट वाले ध्यान से देख लीजिए, आप एक काम कर लीजिएगा, डी ऑप्शन पर मैं चला जाता हूँ, बाकी आप एनालाइज कर सकते हैं। देखिए डी ऑप्शन अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो डी ऑप्शन में आपके पास बोल रखा है कि जो Mn+3 होगा, Mn+3 वीक फील्ड लिगेंड साथ में है वाटर, इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू Mn+2 और साथ में वीक फील्ड लिगेंड। आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब Mn अगर +2 में प्रेजेंट होगा, सो Mn+2 इज 3D10, सॉरी 3D5, राइट। एंड वीक फील्ड लिगेंड का केस अगर होगा, सो दिस विल बी T2G3 एंड Eg2, राइट। नाउ Mn+3 वीक फील्ड लिगेंड में होगा, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3D4 एंड दिस इज नथिंग बट T2G3 एंड Eg1। सो आप देखेंगे ये वाला जो केस आपका बन रहा है Mn+2 वाला, या तो आप इस हिसाब से देख लीजिए दैट 3D5 इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आप इस हिसाब से भी चल सकते हैं, दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मोर एवर अगर आप देखेंगे तो इसका CFSE वैल्यू भी लो आएगा, एंड CFSE वैल्यू जितना लो हो आपके पास सिस्टम उतना स्टेबल होगा, राइट। So this manganese+2 is actually more stable as compared to manganese+3। so इसने क्या रखा है कि manganese+3 ज़्यादा स्टेबल होगा 2 के कंपैरिजन में, तो ये चीज़ गलत है, दिस इज़ इनकरेक्ट, और अपने को इनकरेक्ट को ही टिक करना था, ओके। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, बाकी सब ऑप्शन आपके पास करेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपके एडिपिक एसिड्स के कैल्शियम के सॉल्ट्स होंगे उनको बेसिकली हीट करना है, और हीट करने के बाद आपके पास कुछ सॉलिड प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। कैसे आप कर सकते हैं देखिएगा। तो आपने एडिपिक एसिड कंसिडर कर लिया, आपको पता है एडिपिक एसिड कुछ इस तरीके से होगा, अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में हो। एडिपिक एसिड इज बेसिकली COOH, देन वी हैव CH2, CH2, and COOH, right? This is adipic acid, that is हेक्सेन और डाइओइक एसिड, इसको एडिपिक एसिड आप कहेंगे। अब इस एडिपिक एसिड का आपने सॉल्ट बना रखा है कैल्शियम के साथ, सो बेसिकली कैल्शियम +2 चार्ज रखता है, तो आपको यहाँ से 2 प्रोटॉन्स हटाने पड़ेंगे, कुछ इस तरीके से सॉल्ट बना होगा आपका। वी हैव दिस COO नेगेटिव, और ये Ca+2 के साथ जुड़ा होगा, और साथ में इसके आपका CH2 एंड CH2 कुछ इस तरीके से रहा होगा। अब जब इसका आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन या हीट किया जाए इसको, तो यहाँ से आपका CaCO3 हट जाएगा। तो बेसिकली इसको हीट करने पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा तो आपके पास मोस्टली ड्राई डिस्टिलेशन जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स का किया जाता है तो आपके पास एसीटोन या कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली कीटोन्स का फॉर्मेशन, नॉट एसीटोन, एक्चुअली कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा, कीटोन्स फॉर्मेशन। सो आपके पास जो बचेगा आप उसको लिख लीजिए सिंपली। देखिए आपके पास क्या बचेगा, वी हैव दिस
C डबल बॉन्ड O, और इस C डबल बॉन्ड O को आपको इस कार्बन के साथ जोड़ देना है. सो वी हैव दिस वे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका CH2, अगेन CH2, यहाँ पे भी आपका CH2 एंड दिस CH2, और इसके साथ बॉन्डेड होगा. सो दिस इज़ नथिंग बट साइक्लोपेंटेनोन. सो साइक्लोपेंटेनोन आपके पास फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज साइक्लोपेंटेनोन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी में. ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है, आपके पास एक पीटी प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है. सो ये प्रोवाइडेड विद द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स दैट इज पीटी Cl6.6 टाइम्स H2O. ओके, अच्छा, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये बोल रखा है कि हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आपको अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे. ओके, इट्स 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन हैज़ अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतने एंड द कम्प्लेक्स. ओके, सो बेसिकली आपको इस पूरे कम्प्लेक्स का फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है. आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस कम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करने पे या इस कम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन करने पे, डिसोसिएशन करने पे कितने आइंस आपको देखने को मिल जाएंगे. जो भी डाटा आपके पास गिवन है वो मैं लिख देता हूँ. सो आपके पास जो गिवन डाटा है वो है डेल्टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 3.72, राइट. देन वी हैव के एफ वैल्यू विच इज़ 1.86, एंड देन वी हैव मोलैलिटी आपके पास 1 मोलल दे रखा है. सो इन सब को हम डेल्टी एफ इक्वेशन में पुट करेंगे. सो वी नो दैट डेल्टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, राइट. सो आई यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा मैं. सो आई विल बी इक्वल टू डेल्टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम. सो डेल्टी एफ इज 3.72 अपॉन के एफ इज 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी इज 1. सो दिस कम्स आउट टू बी 2, राइट. जब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा. 1.8 इंटू 3 और 3.7 डिवाइड बाई 1.8, ये आपके पास 2 आ जाएगा. और सवाल में एक और चीज़ मेंशन कर रखी है कि आपका 100% आयोनाइजेशन होगा. सो इन केस ऑफ 100% आयोनाइजेशन, जब कभी भी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो तो उस केस में आपका आई एन के बराबर होता है. सो उस केस में आपका जो वेंट हॉफ फैक्टर है वो बराबर होता है नंबर ऑफ आइंस के. ठीक है. सो कुल मिला के पूरा कंक्लूजन इस क्वेश्चन से ये होगा कि आपके पास डिसोसिएशन करने पे, इस कम्प्लेक्स का डिसोसिएशन करने पे 2 आइंस आपको देखने को मिल जाएंगे. 2 मोल आइन आपके पास फॉर्म होंगे. अब आप स्ट्रक्चर को ऑप्शंस के हिसाब से देखिए कि 2 मोल आइन किस में बन सकते हैं. अब आप ऑप्शन 1 को अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन 1 में Cl के 4 और एक इसका, कुल मिला के यहाँ पे n का वैल्यू 5 होगा, राइट. तो गलत ऑप्शन हो गया, यहाँ पे n का वैल्यू 5. अच्छा, सेकेंड वाले में आप चेक करेंगे तो 2 मोल Cl के जो काउंटर आयन की तरह प्रेजेंट है और एक इसका, तो कुल मिला के आपके 3 मोल जनरेट होंगे. तो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन थर्ड में आप देखेंगे Cl का 1 मोल और इस कम्प्लेक्स का 1 मोल. सो यहाँ पे 2 मोल आपके जनरेट हो जाएंगे. सो ये सही ऑप्शन होगा. और ऑप्शन डी में आपका कोई भी मोल जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे N0 होगा. सो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. तो बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से या वार्नर थ्योरी से जोड़ रखा है आपके सोल्यूशन चैप्टर से. ठीक है, अच्छा सवाल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा. ओके, इतने से इतने मोलर डिक्रीज कर रहा है 10 मिनट्स में, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. तो सिंपल सा सवाल है. सो वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. सो कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आपको देखने को मिलेगा दैट इज 0.2 माइनस 0.1 अपॉन 10 विच इज़ नथिंग बट 0.01. सो आपको 0.01 देखने को मिलेगा. यूनिट्स इसी हिसाब से बैठा दीजिएगा. वी हैव मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट में आपको दे रखा है. सब मिनट्स के हिसाब से चल लीजिएगा. एंड लीटर इनवर्स इज नथिंग बट डेसीमीटर क्यूब. सो डेसीमीटर -3, डेसीमीटर का पावर -3. सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. तो ध्यान में रखते हो आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सिंपल सा सवाल था, टू द पॉइंट सवाल था आपका. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर ओनली रिवर्स रिएक्शन इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम. अगर आपके पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम दे रखा है तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो रिवर्स इक्विलिब्रियम को फेवर करेगा. ठीक है, आपको ये पता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और साथ साथ में आपका ये प्रोडक्ट भी होगा जो इक्विलिब्रियम में आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन को कौन फेवर करेगा. बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा आपका जब आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे.
जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड चला जाएगा. सो बेसिकली वी हैव टू अप्लाई ली चार्टरलियर प्रिंसिपल एंड नथिंग एल्स. आपको ली चार्टरलियर प्रिंसिपल अप्लाई करके चलना है. ऑप्शन जिस हिसाब से दिए होंगे उसी हिसाब से आप कंसिडर कर लीजिएगा. सो अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ तो ली चार्टरलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम इसको कम करना चाहेगा. इक्विलिब्रियम जब इसको नलिफाई करना चाहेगा तो बेसिकली रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा. सो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन और इन रिवर्स डायरेक्शन, राइट. सो यहाँ पे दे रखा ऑप्शन सी में आपका कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे आप इक्विलिब्रियम को रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा. ओके, ये इजी से क्वेश्चन हैं. सो यहाँ पे बोल रखा आपको कि कौन सा इनमें से है जो एग्जिस्ट करता है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस पे बेस्ड है, ठीक है. एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो आपका KHF2 है ये एग्जिस्ट करता है और बाकी वाले एग्जिस्ट नहीं करते. जो एग्जिस्ट करेगा बाकी वाले एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो एक से ज़्यादा Br, एक से ज़्यादा Cl या एक से ज़्यादा I जुड़ नहीं सकते हैं. बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण जो आपका फ्लोरीन है ये 2 बार जुड़ सकता है, ठीक है. दैट इज़ एक तरफ से तो कोवलेंट बॉन्ड बन रखा होगा. दिस में वी हैव H and F, राइट, एंड देन वी हैव अनदर F. दिस कंटेन नेगेटिव एंड साथ में आपका K पॉजिटिव देखने को मिलेगा. So this is due to hydrogen bonding. Okay, in the next question it says that we have propine, that is CH3C triple bond CH. ये आपके पास प्रोपाइन है और ये प्रोपाइन वाइट पीपीटीज कब दे देगा. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगेन इट इज सिंपल. जब आप इसको टोलन रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, दैट इज AgNO3 अमोनिकल सोल्यूशन NH4OH, and this AgNO3 NH4OH is nothing but टोलन, राइट. दिस इज टोलन रिएजेंट. टोलन रिएजेंट के साथ ट्रीट करने पे दिस प्रोपाइन हैज़ गॉट एसिडिक हाइड्रोजन. सो दिस एसिडिक हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड एंड नेगेटिव चार्ज और कंजुगेट बेसिस जनरेटेड. इसके साथ में आपका सिल्वर कंबाइन कर जाएगा. सो विल हैव दिस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड Ag पॉजिटिव एंड इट गिव्स वाइट पीपीटीज. इसके आपको वाइट पीपीटीज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. अच्छा, इसमें एक दूसरा रिएक्शन भी होता है, मैं लिख लेता हूँ कि अगर आप इसको फैलिंग सोल्यूशन के साथ या बेसिकली CuCl के सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से रेड पीपीटीज देखने को मिल जाते हैं. वी हैव दिस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड Cu पॉजिटिव विच इज़ नथिंग बट वी हैव दिस C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड Cu पॉजिटिव. इसके आपको रेड पीपीटीज देखने को मिल जाते हैं, रेड कलर के पीपीटीज देखने को मिल जाते हैं. तो दिस इज कॉपर प्रोपेनाइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा. ओके, बाकी वाले रिएक्शंस में आप इजीली कर सकते हैं. आपका बेयर्स रिएजेंट दे रखा है विच इज़ नथिंग बट डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 जो डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवा देगा, ठीक है. एंड Br2 का एडिशन कर देंगे तो आपके पास एंटी एडिशन देखने को मिल जाएगा Br2 का और सो बेसिकली विस डाई हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा. अब क्योंकि एक डबल बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट होगा तो आपके पास टेट्रामर बन जाए, कुल मिला के आपके पास टेट्रा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. कुल मिला के टेट्रा सब्स्टिट्यूशन. ओके, NCERT बेस्ड है, आप इनको इजीली खुद भी कर सकते हैं. ओके, सर इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि अगर आपके पास Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं और Na जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, सो इफ Nb इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड Na इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग. सो आपको ये पता है कि अगर Nb Na से ज़्यादा हो तो उस टाइम पे आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 0 आएगा और अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस होगा. सो आपका जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करेगा. कुल मिला के अगर मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करेगा तो स्टेबल होगा, राइट. और स्टेबल वाले ही एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल होगा. सो ऑप्शन 1 आपको बोल रखा है दैट मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ Nb इज ग्रेटर देन Na. ओके, ऑप्शन 1 ही करेक्ट आपका देखने को मिलेगा क्योंकि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा होंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज़्यादा आएगा. बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज़्यादा होने का मतलब है आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल होगा, ठीक है. तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, बाकी गलत हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि अगर आपको निकल ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है. सो बेसिकली क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे
इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है कि अगर आपको किन्हीं आर्टिकल्स पे निकल का कोटिंग करना है, सो अगर आपको निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर आपको निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी पे करना है, सो हमें निकल को एनोड पे रखना पड़ेगा। सो वी हैव टू, सेकेंड, कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कैथोड रख लिया और यहाँ पे आपका एनोड आ गया, ठीक है। सो वी हैव दिस एनोड एंड दिस कैथोड। अच्छा, अगर आपको किसी मेटल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है निकल का, तो आप क्या करेंगे, आप निकल को एनोड पे रखेंगे। सो निकल का आप एनोड बना लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये निकल का एनोड होगा और जिस भी मेटल का, यहाँ जिस भी मेटल के ऊपर निकल का कोटिंग आपको करना है, सो उसको आप कैथोड मान के चलेंगे। सो ये वो मेटल है जिसके ऊपर आपको कोटिंग करना है निकल का, विच इज टू बी कोटेड, बाई निकल, ठीक है। अब इससे होगा कि आपको ये पता है, मैं पूरा सेटअप नहीं बना रहा हूँ, आपको ये पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। सो बेसिकली जो निकल है अपना मास लूज करेगा और ये निकल यहाँ से आके यहाँ डिपॉजिट कर जाएगा। जब ये यहाँ पे डिपॉजिट करेगा तो आप देखोगे कि मेटल के ऊपर इसका एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा। कुल मिला के इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप ये काम करेंगे। तो दिस इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस काम को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको निकल को, जिसका प्लेटिंग आपको करना है, जिसका कोटिंग आपको करना है, उसको एनोड पे रखना पड़ेगा और जिसके ऊपर कोट करना है उसको आपको कैथोड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इन सब ऑप्शंस को पढ़ते हुए आप ध्यान से रखेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट कैथोड पे रखना है और जो प्योर निकल का रोड है उसको एनोड पे रखना है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग H2। सो ये नीट 2024 में भी था आपका, सेम सवाल नीट 2024 में भी था और जो सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस्ड है। आपको बेसिकली हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 का, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ, दीज आर नथिंग बट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो आपके पास ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स गिवन है। अच्छा, जो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स आपके पास गिवन है, जिसमें पहला H2 आ जाएगा आपका, देन वी हैव H2S, देन वी हैव H2SC एंड देन वी हैव H2TE, राइट, डिलीवरिंग वाला। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये जो बाकी वाले हैं, इन बाकी वालों में वेंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ने के कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट H2S से लेके H2TE तक बढ़ जाता है, लेकिन इन सब में से एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शनली हाई BP होगा एज कम्पेयर टू अदर, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू अदर, एंड दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी आप सबको पता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H2O। ओके, अच्छा, सेकंड में आपके पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखा है और आपको Kp और Kc का रिलेशन पूछ रखा है। तो जो आपके पास रिएक्शन गिवन है दैट इज 2HI एंड इट गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, तीनों के तीनों गैशियस फॉर्म में है। अब आपको Kp और Kc का रिलेशन निकालना है तो आपको पहले डेल Ng निकालना पड़ेगा, एंड फ्रॉम दिस वी हैव डेल Ng इज इक्वल टू 2 मोल आपके प्रोडक्ट के मिलेंगे और 2 मोल आपके रिएक्टेंट के मिलेंगे। सो वी हैव 2 - 2 इज इक्वल टू 0। नाउ वी नो दैट Kp इज इक्वल टू Kc। So Kp is equal to, so Kp is equal to Kc RT raised to del Ng, right, RT raised to del Ng. Now Kp is equal to Kc because RT raised to del Ng and RT raised to del Ng is 0, RT का पावर 0 एंड RT का पावर 0 का मतलब 1। सो ये बेसिकली 1 के बराबर हो जाएगा। सो आपका Kp Kc के बराबर देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट बायोमोलिक्यूल से आपका क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोल देता है कि एडेनिन एंड गुआनिन बोथ आर प्योरिन बेसेस एंड आर फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके जो नाइट्रोजनस बेसेस DNA के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो 3 कंपोनेंट्स जो न्यूक्लियोटाइड्स को जनरेट करते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेसिस DNA में प्रेजेंट होगा और ये नाइट्रोजनस बेसिस आपके 2 तरह के रहते हैं, वी हैव प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, राइट।
बाय वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होते हैं कि आप नीट के लिए ऑलरेडी पढ़ रखे हो, तो आपको ये बहुत बेहतर से पता है, ठीक है। सो जो आपके प्योरिन है, प्योरिन में आपका आ जाता है एडेनिन एंड गुआनिन, सो वी हैव ए एंड जी, राइट। और पायरिमिडीन आपका आ जाता है साइटोसिन एंड थायमिन, सी एंड टी। सो ऑप्शन वन तो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन वन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, ऑप्शन सेकंड में बोल देता है दैट इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज डिसाइडेड बाय जीन्स, इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। सो ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। थर्ड इज द जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ट्रिपलेट कोडॉन फॉर एन अमीनो एसिड। सही है, दिस इज नथिंग बट ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन ये भी आपको पता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रिपलेट कोडॉन। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट होगा, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। सो इट सेज दैट द ट्रांसफर आरएनए कैरीज द कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो दिस इज इनकरेक्ट बेसिकली। सो दिस इज नॉट द transfer RNA which carries the code or information for the protein synthesis, but it is actually messenger RNA, right? So it is mRNA. So mRNA carries the information for protein synthesis and not tRNA. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके ओके, दैट्स इट। सो मैं एक बार इसको प्ले कर लेता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। अब एक बार खुद भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। सबके सब बहुत अच्छे सवाल हैं, आपके नीट में अपेयर होने वाले सवाल हैं। जिस पैटर्न पे नीट में सवाल आते हैं उसी पैटर्न पे सवाल हैं। ओके, थैंक यू।